नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए बात करते हैं बदलाव की। बदलाव का डबल डोज हो चुका है दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी में। तो 2023 की यह तैयारी है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बदलाव का बूस्टर डोज लगा दिया। प्रदेश अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया और यह संदेश देने की कोशिश की कि अब पुराने ढर्रे पर चलने का इरादा पार्टी का है नहीं। लेकिन अब सवाल यह कि इन बदलावों का पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या यह असर सिर्फ पार्टी पर पड़ेगा या सूबे का सियासी समीकरण भी बदलने वाला है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अरुण साव और नारायण चंदेल की धमाकेदार एंट्री से सूबे की सियासत ने एक नया टर्न ले लिया। कहा जा रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों ही पार्टी के लिए बूस्टर डोज है। हालांकि इन बदलावों के कई सियासी मतलब भी हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के दो बड़े बदलाव के जरिए सूबे में न सिर्फ जातिगत समीकरण साधने की कोशिश है, बल्कि पार्टी में शक्ति संतुलन पर भी फोकस किया है। चर्चा ये भी है कि प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की छवि से पार्टी को बाहर निकालने की एक बड़ी कवायद बीजेपी ने की। वहीं धर्मलाल कौशिक को हटाकर संदेश देने की कोशिश की गई है कि अपने चेहरे और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हालांकि अभी रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक ऐसा नहीं मान रहे। समय परिवर्तनशील होता है, वक्त के साथ बदलते रहते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, संगठन में बदलाव चलता रहता है। नेतृत्व के ऊपर भरोसा होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करते रहते हैं और हमें उस आशा और बुलंदी के साथ काम करना चाहिए कि अंतिम नहीं है, और राजनीति में कभी अंतिम नहीं होता, फिर शुरुआत होती है। और इसलिए हम लोग को जो अवसर मिला है, हमने काम किया, जो भी जवाबदारी देंगे उसके लिए हम लोग तत्पर रहना चाहिए। उधर बात करें सियासी समीकरण की, तो बीजेपी ने अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही ओबीसी वर्ग से बना दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2023 चुनाव में नए जाति समीकरण होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के 90 में से करीब 49 सीटों पर ओबीसी वोट निर्णायक फैक्टर माना जाता है। ऐसे में ओबीसी वोट साध कर बीजेपी अपनी नैया पार लगाना चाहती है। अरुण साव, नारायण चंदेल ये दोनों ही ओबीसी के अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निर्णायक वोटर भी माने जाते हैं। देखिए, सदन के अंदर में और सदन के बाहर में राज्य सरकार की जितनी कमी है, जितनी खामी है, जितनी नाकामी है, जितने जनविरोधी काम हैं, उसको हम सदन के अंदर में ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक उसको उठाएंगे और इस सरकार का जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब। दरअसल बीजेपी के भीतर बदलाव की चर्चा तो काफी वक्त से थी, लेकिन बदलाव इतने बड़े स्तर पर होगा इसकी उम्मीद कम थी। हालांकि बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने ऐसा ही किया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी को इसका कितना नफा नुकसान होता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। तो नफा होगा या नुकसान होगा, इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। वैसे अच्छे के लिए ही पार्टी कोई भी फैसले लेती है। अजय गंगवानी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमोड़े बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय जी, मैं आप ही के पास आता हूं। बीजेपी जो धुर विरोधी पार्टी है, विपक्ष में बैठी है, मुकाबला आपका उन्हीं से है, बदलाव कर रही है और एक के बाद ताबड़तोड़ बदलाव किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि अंदरूनी कलह है, लेकिन बगैर कलह के पूरा बदलाव हो गया। ये बताने के लिए क्या काफी नहीं कि 23 में पार्टी एक बार फिर से फाइटिंग मोड में आने वाली है? पुनीत जी, आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, कहीं ना कहीं 14 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 14 विधायक जो है वो 6-6 गुटों में बटे हुए हैं। जब तक सत्ता की चाशनी थी आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही सत्ता से हटने में बिखराव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, रमन सिंह जी का अलग गुट है, बृजमोहन अग्रवाल जी कदावर नेता, उनका अलग गुट है, अजय चंद्राकर जी, प्रेम प्रकाश पांडे, सारे लोगों का अलग अलग गुट है। और कहीं ना कहीं जो लगातार चेहरे में बदलाव की बात करूं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं या नेता प्रतिपक्ष के, दोनों के चेहरे में बदलाव का जो प्रमुख कारण है वो इनकी इंटरनल जो गुटबाजी है और जो अंतर कला उसका नतीजा है। परंतु आपके लोकप्रिय चैनल पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे परिवर्तन करे या नेता प्रतिपक्ष के चेहरे में, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। क्योंकि न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उसमें जो यहाँ के नेता है, उनका विश्वास पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वो गहर निराशा
और अंतःकलह से जूझ रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं और स्पष्ट कर दूं, देखिए 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब जो तत्कालीन थे वो धर्मलाल कौशिक जी थे। 2018 की जो हार का ठीकरा था वो धर्मलाल जी कौशिक पे फोड़ा गया। उसके बाद फिर एक आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वो 2 उपचुनाव हारते हैं तो उसका ठीकरा आदिवासी नेता को फोड़ा गया, वो बेचारे अपनी कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए। उसके बाद फिर एक आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी को बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी दिवस के दिन जो एक वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनको उसके पद से हटाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति क्या सोच और क्या नजरिया है ये स्पष्ट दिखता है। और कहीं ना कहीं नारायण चंदेल जी की बात कर लूं, एक ऐसे व्यक्ति जिनको कभी मंत्री के काबिल नहीं समझा गया, सीधा सीधा उनको नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी आखिर क्यों दी गई, ये सबसे बड़ा यह प्रश्न है। आज बृजमोहन अग्रवाल जी सर्वाधिक जीतने वाले विधायक हैं, अजय चंद्राकर जी बहुत सक्रिय भूमिका विधायक विधानसभा सदन में निभाते रहे हैं और उसकी विधायक का अवार्ड मिलता है। शिवरतन शर्मा वरिष्ठ नेता, इन सभी नेताओं पे आखिर नारायण चंदेल जी को प्राथमिकता देने का कारण क्या है ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कहीं इस सवाल का जवाब आप ही के जवाब में, आप ही की बात में तो नहीं छुपा है जो आपने बात कही कि कई सारे गुट हैं और कई सारे गुट में गुटबाजी ज्यादा अगर हो तो फिर एक ऐसा चेहरा लाकर खड़ा कर दिया जाए जो गुटबाजी के बीच में हो ही ना, उस कतार में ही ना हो। उमेश जी के पास चलते हैं। उमेश जी, सवाल आपसे भी मेरा यही है कि 23 के लिए कितनी तैयारी है? आपने जो काम किया है, आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, ओबीसी पर बहुत काम किया है, बड़ा ध्यान रखा है कि कैसे ओबीसी को साधना है, ओबीसी में भी 2 अलग अलग वर्गों को कैसे साधना है, यह भी आपने काम किया है। यानी कि वोट शेयर जो है सबसे ज्यादा उन्हीं का है। और क्या इसके पीछे यही रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य उद्देश्य एक ही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। केंद्र से लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्य को लेकर के चलती है। 15 वर्षों तक हम सरकार में है प्रदेश के अंदर, इन्हीं लक्ष्यों के साथ हम आगे बढ़े। केंद्र के अंदर में लगातार इन्हीं लक्ष्यों के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करने का काम कांग्रेस करती रही है। और जिस प्रकार से ओबीसी का विषय आप लेकर के आ रहे हैं और लगातार ओबीसी हम तो तमाम वर्गों को, और ये खुशी का नहीं। उमेश जी आपकी आवाज, एक तो सिग्नल आपका जो है उसमें कहीं कुछ दिक्कत है। और जाति धर्म के आधार पर राजनीति कांग्रेस करती रही, आपने जब ये बात की तो मुझे याद आ गया राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें बार बार आदिवासी का शब्द का इस्तेमाल और अपमान और सारी बातें मुझे अचानक से खैर याद आ गई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, क्यों भरोसा नहीं जता रही है पार्टी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर समय समय पर तमाम लोगों की जवाबदारी, जिम्मेदारियां यहाँ पर बदलते रहती है, तय होती है। और भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारियां मिलती हैं, जवाबदारी मिलती है, दायित्व मिलता है। कांग्रेस की तरह यहाँ पर पद नहीं मिलता है। और रह गई बात ओबीसी की, आदिवासी की, समय समय पर तमाम लोगों को यहाँ पर तमाम तरह के अवसर मिले हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री उस वर्ग से आती हैं, हमारे लगातार 2 बार के प्रदेश के अध्यक्ष उस वर्ग से रहे हैं। और लेकिन दोनों पर भरोसा आप लोगों ने नहीं जताया। अब तीसरे को चुना ना आपने, और दोनों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, दोनों का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। अरे सर, मेरा जवाब 3.5 साल में 4था प्रदेश अध्यक्ष है, 4था। अरे भैया, जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आज तक चयन तय नहीं कर पाए हैं, एक परिवार विशेष के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, वो आज गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी और ये आज की बात करते हैं कि इस प्रदेश के आदिवासियों का घर छीनने का तहमत लगा करके, आरोप लगा करके इनके पंचायत मंत्री ने अपना विभाग छोड़ दिया। इनसे पूछिए जरा, कितने आदिवासी परिवारों का इन्होंने घर मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद इस बात का जवाब नहीं है। तो आदिवासियों का क्यों बनाया आपने? इस बात को जस्टिफाई कीजिए। आप बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, शिवरतन शर्मा जी, अन्याय होता हुआ देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार की नीति बनाते हैं और यहाँ पर जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुटबाजी की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए ना, इनके पंचायत मंत्री क्यों विभाग छोड़ करके चले गए? इनके मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से इनके आदिवासी जो नेता है, जो प्रदेश के अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी,
उनके साथ किस प्रकार से इनके कांग्रेस की बैठक में व्यवहार लेकिन करते उमेश हैं, जी, किस बिल्कुल प्रकार आपके से सवाल खबरें जायज निकलती भी हो हैं, सकते हैं, आपके ये सवाल इनका हैं, सवाल है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव हुआ है और बदलाव के क्या समीकरण बनेंगे, बदलाव के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी, कितना बीजेपी को फायदा या नुकसान होना है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अजय गंगवानी जी, आपने कहा कि बीजेपी ने तमाम कमियां, आपने गुटबाजी से लेकर बहुत सारी चीजें आपने गिनवा दी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी संगठन को मजबूत करने और ये हम कहें कि तेजी के साथ काम करने या तेजी के साथ एकजुट होने के लिए भी पहचानी जाती है और मजबूत फैसले के लिए भी पहचानी जाती है, ऐसे में आपको ये नहीं लग रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस भारी ना पड़ जाए कहीं कांग्रेस को? ये मेरा कहना है। अजय जी, चलिए, लगता है कि अजय जी तक आवाज नहीं पहुंची है, चलेंगे उनके पास। उमेश जी, क्या ये कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया कि ये गुटबाजी और तमाम चीजें जो हो रही हैं, और क्या बीजेपी ने इस दौरान, पिछले की बात करें, अभी आगे तो जो होगा हम देखेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा मौका दिया जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़कर ओवर कॉन्फिडेंस पहुंच गया? देखिए, कांग्रेस सीधे तौर पर बैकफुट पर है और कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि 23 में उनका जाना तय है। 13 महीने उनके शेष रह गए हैं। उनको पता है कि उनकी कोई उपलब्धि रही नहीं है और आने वाले 13 महीने में वो उपलब्धि लाने लायक है नहीं। इन्होंने वादे कोई पूरे किए नहीं है और जिस प्रकार से लगातार संगठनात्मक दृष्टिकोण से और तमाम मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे कांग्रेस सीधे तौर पर बैकफुट पे है और इसीलिए यहाँ पर झूठा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा करके ये आक्रामक होने का फिर से एक झूठा प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आक्रामक होने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। अजय गंगवानी जी के पास फिर से चलते हैं। आक्रामक होने का झूठा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। अजय जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 14 हैं उनके भी टिकट कटने वाले हैं। क्या बीजेपी के अंदर की खबरें आप तक कैसे पहुंच रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ना हंटा वाली पुरंदेश्वरी जी की चल रही है, ना अजय जामवाल जी की। कहीं ना कहीं 14 विधायकों की भी टिकट कटने वाली है। अरे यहाँ तो इस बात का राज्यसभा छत्तीसगढ़ से आप छत्तीसगढ़ से एक राज्यसभा। ठीक है अजय जी, बोलिए। अजय जी, आप बोलिए अपनी बात। ठीक है उमेश जी आपके कहने पे उमेश जी आपके कहने पे मैंने सवाल किया ना, उनका जवाब तो आने दीजिए। बोल रहे थे उस पर भी आपको इतनी नैतिकता दिखानी चाहिए थी। उमेश जी, आप किस हैसियत से बैठे हैं डिबेट में, मुझे बता दीजिए। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है? आप किस हैसियत से बैठे हैं, मुझे बता दीजिए। ऐसे नहीं हो। और यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पुनीत जी, ये आपका दायित्व है इनको शांत कराने का। आवाज छीनते हो, ये कैसे लोग को बिठा रहे हैं यार पुनीत जी आप लोग? ठीक है उमेश जी, इनकी आवाज शांत कर दीजिए। उमेश जी, नहीं, ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं ठीक है। आप अजय जी आप अपनी बात रखिए, उनकी आवाज ठीक है, उनको मैंने बोल दिया, आपके सामने बोल दिया, उनको मैंने बोल दिया, शायद उन तक आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है या वो सुन नहीं रहे। ठीक है अजय जी, आप बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा है, 4 विधानसभा के उपचुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या 2 चरणों के नगरीय चुनाव, सारे चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज जो छत्तीसगढ़ मॉडल है पूरे देश में स्थापित हो चुका है। सारे चुनाव की में छत्तीसगढ़ की जनता का लगातार प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है। और कहीं ना कहीं जो लगातार नहीं, ये स्पष्ट रूप से तो ये तो नजरिया आपका है। अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ये आप लोग कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि शराबबंदी का वायदा आपने किया, बेरोजगारों के लिए आपने वायदा किया, वो पूरे कहां हुए? वो पूरे नहीं हुए। और फिर आप ये कहते हैं कि 5 साल का भी समय पूरा नहीं हुआ, तो अब अगले साल तो हम जा ही रहे हैं चुनाव में। पुनीत जी, आप समय देंगे? मेरा निवेदन है, मैं बात जवाब दे देता हूं। हमने सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर 11,000 करोड़ को माफ किया। आज 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं, पूरे देश में सर्वाधिक है। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 2500 से बढ़ा के 4,000 किया। ये 7 लोगों को की खरीद करते थे, हम 65 कर रहे हैं। बिजली बिल हाफ किया। ऐसे में पूरे वादे गिनाने बैठूंगा तो आज की डिबेट खत्म हो जाएगी। 90% वादे हमने पूरे किए हैं। और ये आदिवासी परिवार की बात करो, इनके वादे की बात कर दो। शराबबंदी और बेरोजगारी का बताइए बस अजय जी। वो भी बता देता हूँ। बेरोजगारी भत्ते का वादा इन्होंने किया था 2003 में, 500 रुपए प्रतिमाह देने का, 15 साल का 90,000 रुपए।
हमने राजीव गांधी, हमने बेरोजगारी भत्ते का वादा नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्चरित्र है, वो झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। हमने राजीव गांधी मितान क्लब के नाम से 13,269 सेंटर खोले हैं। उनको ये देखिए भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बोलिए अपनी बात बोलिए। अधिकारी है तो इनका सच खोल के सामने आ गया। अच्छा, शराबबंदी का मुद्दा लेके जाने वाले हैं ना, बताइए जवाब दीजिए। वो भी आ जाता, उसमें भी आ जाता हूँ। 2003 में राजस्व था 400 करोड़, 5,000 करोड़ किसने पहुंचाया? 137 साल पुरानी शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन किसने किया? आज हम समिति बनाते हैं, ये विधायकों का नाम देने के लिए तैयार होते हैं। यही दोनों चरित्र है। क्या गुजरात और बिहार नहीं बंद करे जैसे वहां पे अवैध शराब बिकती है? ठीक है, आप ठीक है, आपने कहा। उमेश जी जवाब। देखिए लगातार नहीं, अजय जी आप भी वही परंपरा कर रहे हैं। नहीं, ठीक है अजय जी, उमेश जी को बोलने दीजिए। उमेश जी आपका समय। शराबबंदी कब होगी इसका कहीं कोई जवाब नहीं है। राजीव गांधी जी के नाम पर झूठ बोलते हैं, 25 का बेरोजगारी भत्ता, कहीं कोई अता पता नहीं है। नहीं, लेकिन वो कमेटी जो शराबबंदी को लेकर बनाई उसमें आपके नेता जाकर है। नहीं, शराबबंदी को लेकर बैठकें जो हुई 3 बैठकें हो पाई, आपके नेता जाकर है उसमें। ये सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाते हैं। आपके नेता नहीं जा रहे सर उसमें। ये कभी चाहते ही नहीं है कि शराबबंदी हो। ये एक मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। यही उमेश गोलमणि जी का चरित्र है। ये दोनों चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता। उमेश जी शराबबंदी का ही मुद्दा उठा रहे थे ना आप। सवाल ये है कि आपके नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? उमेश जी दीजिए, जवाब दीजिए इस बात का। चंद्रा शर्मा जी ने व्यक्तिगत कमेंट भी किया कि ये सिर्फ ढोंग और राजनीतिक पाखंड करते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि भले ही पार्टी में बदलाव हो गया है, कांग्रेस ये कह रही है कि अभी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही है कि 23 तो हमारा होगा, कांग्रेस जाने वाली है। देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।